अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। आज हमारे दोस्त अली साहब होंगे फ्रैंकफर्ट जर्मनी से हमारे साथ, और जर्मनी की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। कुछ पाकिस्तान के मतलब भी बातचीत चलती रहेगी, तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलेंगे अली साहब के पास। जी अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। अच्छा, ये बताइए कि जर्मनी में क्या हालात जा रहे हैं? कोरोना ने तो सुना फिर एक दफ़ा लोगों को परेशान कर दिया, काफ़ी मसाइल बन रहे हैं। कोरोना की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है इस वक्त जर्मनी में। हम्म। और हर रोज़ आने वाले रोज़ जो है वो पुराने गुज़श्ता रोज़ का जो है वो नए इन्फेक्शंस के रिकॉर्ड जो है वो टूट रहे हैं। जी। और 33,000 जो है वो तीसरी वबा पे ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना केसेस थे, ये बढ़ते बढ़ते जो है वो कल 65,000 और आज 75,000 से भी ऊपर केसेस जो है वो एक दिन के अंदर 24 घंटों में जो है सामने आए हैं। हम्म। और उसके अलावा जो है वो 351 जो है वो अमवात हुई हैं। अच्छा, और काफी खतरनाक सूरत हाल है कोरोना के हवाले से जर्मनी में। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है इस मामले में? कुछ ऐसे कोई नए कवानीन ला रही है या कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम नज़र आ रहा आपको? जर्मनी में इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त निगरान अबूरी हुकूमत है, और जो निगरान चांसलर थी यानी एंगला मेर्केल बल्कि हैं, वो तो 2 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन चाहती थी सबके लिए, यानी जिनको ये वैक्सीन लग चुकी है उनके लिए और दूसरों के लिए भी। जी। लेकिन बहरहाल उसमें ज्यादा मर्जी अब जो नौ मुंतखब हुकूमत जो भी यानी हलफ लेगी और संभालेगी हुकूमत, उनकी मर्जी बहुत अहम थी। हम्म। तो उसमें अब ये किया गया कि काफी जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें अगर आप ट्रेन पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, इवन आप काम पर जाते हैं या मुख्तलिफ जगह कैफे बार वगैरह, तो आपको जो है वो स्वाएगे, यानी आपको कोरोना की जो है वो दोनों मुकम्मल खुराक, अगर जॉनसन जॉनसन है एक और दूसरी मर्डोना या फिर ये जो बायोनटेक है, ये दो यानी मुकम्मल खुराक लगी होनी चाहिए। और या फिर आप सेहतयाब हो चुके हैं और उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो। और तीसरी गुंजाइश ये कि आपके पास ताज़ा नेगेटिव टेस्ट हो कोरोना का। तो इनमें से ये जो है वो ये दिखाना अब जरूरी होगा, और आपका अपना हाउस वाइस यानी जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी साथ रखना जरूरी होगा। और कहीं भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, ये चीजें अब जरूरी हो गई हैं। अच्छा, मैं भी कल वरना कल मैं भी गया था कॉफ़ी के लिए एक कॉफ़ी शॉप पे, तो उन्होंने भी ये चीज़ें चेक की। तो अगर ये चीज़ें चेक नहीं करते तो फिर उन पे कोई कानूनी जुर्म है या क्या है? ये रूल्स हैं जर्मनी के, और तकरीबन इस पे 25,000 के लगभग जो है वो जुर्माना है अगर कोई ऐसा यानी हुकूमती जो दफातर हैं, जो अमला है हुकूमती, वो चेक करते हैं, यानी हर एक को नहीं करते, वो आते हैं बाज मुख्तलिफ कैफे बार वगैरह में या ट्रांसपोर्ट वगैरह पे। तो यानी जिसको प्रोबे कहते हैं कि नमूने के तौर पर बाज को चेक करते हैं, और उसमें से अगर कोई ऐसी खिलाफ वर्जी हो तो ये जिम्मेदारी उनकी है, जिनकी कैफे बार है, ये उनकी मुकम्मल जिम्मेदारी है कि हर आने वाले मेहमान को जो है वो चेक करें और अपनी तसल्ली करें। अच्छा, ये जिस तरह आपने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी ये उन्होंने अब चेक कर रही है, तो अगर किसी के पास नहीं होगा तो उसको फिर कोई जुर्माना करेंगे या क्या उसका फिर? ये कोई उन्होंने बताया है कि वही लोग सफ़र करें जिनके पास ये दोनों चीज़ें हों? देखें, हुकूमत ने जो है वो ये रूल्स बता दिए, और ये सोशल मीडिया पे और हर जगह जो खबरें हैं अखबारात उसमें छप चुका है, यानी सबको ये आगाही हो चुकी है। हम्म। अब जो इसके बगैर सफर करेगा ये फिर उसकी जिम्मेदारी है, और उस पे जो है वो जुर्माने होंगे। जिस तरह पहले जुर्माने होते थे, रकम के जुर्माने, और अब भी जो है वो सख्त जुर्माने किए गए हैं इस सिलसिले में। और एक दूसरा मसला ये है कि काफी लोग जो है वो कोरोना इन्फेक्शन की जो जो वैक्सीन है वो नहीं लगवाना चाह रहे हैं। हम्म। और उन्होंने फिर ये तरीका किया है कि वो गलत यानी फैलशुम झूठी जो है वो उसके सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, या इसका जो इन्फ हाउस वाइस है, तो उनको भी जो है वो 5 साल तक कैद की भी सजा जो है वो तजवीज की गई है। इससे अंदाजा लगा लें कि हुकूमत कितनी संजीदा है कोरोना वबा के मुतालिक। तो इसका मतलब अपना हाउस वाइफ साथ होना चाहिए ताकि वो चेक करते हैं कि एक ही बंदे के दोनों चीज़ें हैं। ये भी वजह है ना?
हाँ जी, यहाँ तो आपके पास मोबाइल पे वो क्यूआर कोड के साथ आपका वो इस पे डिस्पाई शर्ट होता है, इन स्टोर होता है, वो आप ले जाएं, लेकिन हाउस वाइस आपका होना चाहिए कि ताकि उससे ये अंदाजा हो, हाउस वाइस जो आपकी अपनी शनाख्त होती है, यानी जो आईडी कार्ड होता है, और जो वैक्सीन का लगे होने का सर्टिफिकेट आप पेश करते हैं वो तो उस पर तस्वीर नहीं होती, लेकिन उसके जो डाटा होते हैं वो जब आपके पर्सनल हाउस वाइस आईडी कार्ड से मैच करते हैं तो फिर ये पता चलता है कि ये आपके मुतालिक है। अच्छा अली साहब, एक इंग्लैंड में जैसे या अमेरिका या दूसरे ममालिक है, वैसे ही मेरे ज़हन में एक बात आई, गैर कानूनी लोग भी बहुत रहते हैं यहाँ पे ना। अगर उन्होंने वैक्सीन लगवा भी ली हो तो उनके लिए तो ठीक ठाक प्रॉब्लम होगी फिर इधर। तो जर्मनी में भी ऐसे हालात हैं? नहीं, जर्मनी में जो है वो बहरहाल वैक्सीन तो सबका हक है और उनको लगाई जा रही है, और उन यानी किसी न किसी के हर एक के पास डॉक्यूमेंट तो कुछ ना कुछ होता है, उसका क्या नाम है, क्या डेटा है वगैरह, और उसको जो है वो दिया जाता है कुछ ना कुछ जिससे ये शिनाख्त हो सके, क्योंकि हुकूमत की कोशिश है कि हर एक को जो है वो वैक्सीन लगवाई जाए, और उनको कुछ ना कुछ डाटा जो उनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ, वो बहरहाल उनका मौजूद होता है या उनको दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ये तो चले कोरोना के हवाले से आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ नाज़रीन को बता दिया। तो इस पे नाज़रीन आप भी एहतियात करें, ये ना कोई परेशानी आपके लिए बन जाए। तो जिन लोगों ने, अच्छा वैक्सीन ना लगवाने की क्या वजह है आपके ख्याल में, लोग क्यों नहीं लगवा रहे? आप यकीन करें, मेरे बहुत दोस्त हैं और इतनी उनको मालूमात है, दुनिया का कोई भी टॉपिक उनसे छेड़े उनको मालूमात है, लेकिन ना उन्होंने खुद वैक्सीन लगाई है, ना जो है वो अपनी फैमिली या बच्चों को लगवा रहे हैं। जब उनसे पूछा जाए तो कह रहे हैं कि नहीं, इस पे इतनी रिसर्च नहीं हुई और हमें नहीं मालूम इसमें क्या है क्या नहीं है, और उनके यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मेरे ख्याल में तो खैर बहरहाल जायज़ नहीं। जब हुकूमतें इस तरह की कोई भी इजाज़त देती हैं तो बड़ा सख्त उसकी जांच पड़ताल के बाद ही इजाज़त दी जाती है, और ये बहुत मजबूरी थी। आप देखें कोरोना केसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन अमवात की शरह वो नहीं है। यानी अगर आपको वैक्सीन लगी हुई तो उसका ये मतलब नहीं कि आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो सकता, वायरस आपको फिर भी हो सकता है, लेकिन जो अमवात है, जो उसके सख्त नतायज हैं, यानी तबीयत बिगड़ने के जिसका अंजाम मौत तक होता है, उससे बहरहाल आप महफूज रहते हैं ज्यादातर 90%। अच्छा, तो जिन लोगों ने नहीं लगवाई अगर उनको कोरोना हो जाए तो फिर भी तो मौत आ सकती है ना? बिल्कुल, उनके लिए मैं अभी कल खबर पढ़ा था, जर्मनी में 18 साल का नौजवान था, वो 10 रोज जो है वो जिंदगी और मौत की जो है वो कश्मकश में रहा, और जो है वो बड़ी मुश्किल से बचा। यानी काफी अमवात जो हुई हैं, 12 13 13 14 14 साल के भी जो है वो बच्चे इससे फोत में। तो इसमें किसी को भी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि मेरी उम्र यंग, मैं काफी नौजवान हूँ या मेरी सेहत अच्छी है। किसी को भी कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हो सकता है, दिल का प्रॉब्लम हो, उनके लिए बड़ी खतरनाक है, जो उनके भी इल्म में ना हो और उनको ऐसी बीमारी हो पोशीदा दिल की या बाज और, तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इवन यहाँ तक कि अब गवर्नमेंट में बाज ऐसी तजावीज भी आई हैं कि जिन लोगों ने कोरोना इन्फेक्शन की वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, ये उनकी कोताही है। तो अगर वो हॉस्पिटल उनको जाना पड़ता है तो उनको आखिरी लिस्ट में रखा जाए, यानी ट्रीटमेंट की, और फिर ये कि ट्रीटमेंट पे जो अखराजात आते हैं वो बर्दाश्त करें। मेरा ख्याल होगा तो नहीं, लेकिन बहरहाल ऐसी तजावीज आ रही हैं। आपके ख्याल में जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, पूरी दुनिया में जमीन उनके लिए फिर तंग नहीं हो जाएगी? पूरी जमीन दुनिया में बहरहाल तंग हो चुकी है। वो कहीं भी, यानी अगर आप देखें क्लब्स वगैरह में या स्पोर्ट्स वगैरह में, कैफे बार में, अब जिस तरह ये सफर है ट्रांसपोर्ट, अगर मैं फ्रैंकफर्ट से डार्मस्टड या फ्रैंकफर्ट से कोलन जाता हूँ तो बड़ी सख्त मुश्किलात है। अगर मैंने वो यानी वैक्सीन नहीं लगवाई तो मुझे टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, उसमें आपका कितना टाइम खर्च होगा। अब तो जर्मनी हुकूमत ने जो है वो दोबारा हफ्ते में एक फी हफ्ता एक मरतबा टेस्ट जो है फ्री कर दिया है। तो उसके अलावा अगर आपको अपनी मजबूरी के लिए टेस्ट करवाना पड़ता तो उसके अखराजात भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे, आपका वक्त भी जाया होगा और आपको ज्यादा जगह जगह बार बार रुकना पड़ेगा। तो अच्छा, ये बताइए कि जो टैक्सी का बिजनेस है उस पे भी ये कोई फर्क पड़ा है कि लोग अब फिर सफर वगैरह कम कर रहे हैं, बाहर से लोग कम आ रहे हैं यहाँ पे?
टैक्सी में ये हुआ था कि फ्रैंकफर्ट में दो टर्मिनल हैं, तो टर्मिनल दो इन्होंने बंद कर दिया था। दो पे अमूमन गैर मुल्की फ्लाइट्स उतरती हैं, अच्छा। तो वो अब दोबारा इन्होंने खोला था 1 जून को, और अभी भी खुला हुआ है, लेकिन काफी 70-80% काम नॉर्मल हो चुका था, यानी आज से 2 हफ्ते कबल तक। लेकिन अब जो नए कोरोना इन्फेक्शन, उसकी वजह से नकलो हरकत भी बहुत कम हुई है, और जो इन्होंने नई कानून साजियां रूल्स बनाए हैं, तो उसमें वैक्सीन वाले सिर्फ आ सकते हैं और ताज़ा टेस्ट के साथ। उसके साथ अब जो बाहर से बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो फ्रैंकफर्ट वो शहर है जहां से बाहर से लोग आते हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो अब जो है वो टैक्सी का काम काफी 3-3, 4-4 घंटे में जो वो इंतजार करना पड़ता है एक ट्रिप के लिए, एक ऑर्डर के लिए। और बाहर जो है सड़कें सुनसान है, और बहुत कम अफराद जो है वो टैक्सी यूज कर रहे हैं, या वैसे भी सड़कों पे नजर नहीं आते। ये बताइए कि यहाँ जर्मनी में टैक्सी शाइन ख़त्म कर दी गई है, अब वो इजी कर दिया गया, तो उससे लोगों का रुझान बढ़ा इस तरफ के बनवा रहे हैं टैक्सी शाइन। टैक्सी में ये है कि वो टैक्सी की शाइन यानी लाइसेंस तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन वो जो ओन स्टेंटेंस होती है, यानी आपको जो शहरी सड़कों का इम्तिहान, या होटल्स, या जो तफरीह मुकामात जो जाती तौर पर आपके इल्म में होना चाहिए, वो खत्म कर दिया गया है। जी। और उसको इसलिए खत्म किया गया है कि आजकल यानी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, नेविगेशन है, मोबाइल के अंदर ऐप हैं जिसमें आप को कहीं भी जाना आना कोई मसला नहीं, तो उसकी जगह उन्होंने वो कर दिया है, और जो सड़कों का इम्तिहान है वो खत्म कर दिया है। लेकिन उसकी जगह इन्होंने फक कुंडे किया हुआ है। फक कुंडे की डिटेल अभी सामने नहीं आई, यानी अब जिसको भी ताजा लाइसेंस ये दे रहे हैं टैक्सी का, उसको ये कह रहे हैं कि आप जब भी फक कुंडे की तारीफ जो है या तशरीह हुकूमत वाजे कर देगी, तो आपको फिर वो करना पड़ेगा। अच्छा। और ये आइन हाइट होगा, यानी पूरे जर्मनी में आपको चाहे मीट वागन हो चाहे टैक्सी हो, पूरे जर्मनी में आप चला सकते हैं कहीं भी। और फक कुंडे में अब ये भी क्लियर होने वाला है कि आया जब फक कुंडे का कोर्स आएगा, तो आया आपको सिर्फ वो फक कुंडे का एक सेमिनार ट्रायल लेमन करना पड़ेगा बैठ कर चंद घंटों के लिए, या आया उसका इम्तिहान भी देना पड़ेगा। और अगर आया इम्तिहान देना पड़ेगा, तो कितने फीसद नंबर लेना जो है वो पास होने के लिए जरूरी होंगे, 70% या 85 या जितने भी, इसकी तशरीह होना बाकी है। तो इस वक्त जो टैक्सी शाइन यानी जो ऑफिस दे रही है, वो महदूद मुद्दत के लिए है। साथ उनको क्लियर किया जा रहा है कि जैसे ही फक कुंडे की तशरीह वाजे होगी, तो आपने फिर ये इम्तिहान देना पड़ेगा जो नए लाइसेंस करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि इससे लोग वैसे इस बिजनेस में आ रहे हैं? टैक्सी में यानी टैक्सी एज ए यानी खुद खरीदने के लिए, ऐसे जाहिर है खरीदो फरोख्त तो होती रहती है। अगर कोई बेच रहा है तो खरीदने वाला भी होता है, अगर कोई खरीदने वाला है तो फिर बिक्री होती है, तो कोई खरीदता भी है। तो ये सिलसिला साथ साथ जो है वो जारी, लेकिन कीमतों में जो है वो काफी फर्क, उतार चढ़ाव जो है वो हुआ था। काफी कम हो गई थी टैक्सी की, अब दोबारा थोड़ी बढ़ी है, लेकिन इसमें जो है वो है। अलबत्ता वो जो लाइसेंस खत्म किया, लाइसेंस तो नहीं कहना चाहिए, जो सड़कों का इम्तिहान खत्म किया है, काफी लोग जो है वो बड़े शहरों की जो नहीं कर पाते थे सड़कों का इम्तिहान, अब वो भी जो है वो ज्यादातर वीकेंड पे या ज्यादा जो है वो यहाँ पे चलाना शुरू हो रहे हैं, फ्रैंकफर्ट या बड़े शहरों की तरफ। देखिए, यहाँ पे एक लिमिट में ही चलता है सिलसिला कि जितनी मर्जी गाड़ियाँ, हैम्बर्ग में तो मेरा ख्याल आज तक मुकम्मल ही नहीं हुई, लेकिन फ्रैंकफर्ट वगैरह में तो एक लिमिट है ना। फ्रैंकफर्ट में 1750 की लिमिट है, यानी नई गाड़ी वो इशू नहीं करते, कंसेशन इसको कहते हैं, गाड़ी का नंबर प्लेट, तो वो एक बेचता है तो दूसरा खरीदता है, यानी वही जो मार्केट में होती है वही ट्रांसफर होती है। अलबत्ता जो फ्रैंकफर्ट के करीब के शहर है, माइंस हो गया, विस्बाडन हो गया, वहां पे फ्री है, वहां पे कोई भी जाके अप्लाई कर सकता है नए सिरे से और उसको मिल जाएगी। अच्छा, जो उबर आई है यहाँ पे जर्मनी में भी, इंग्लैंड में तो बेशुमार वही बिजनेस है लोगों का, इससे भी कोई बिजनेस में फर्क पड़ा है आम जो नॉर्मल टैक्सी उसके? उबर से बहुत फर्क पड़ा है, यानी जो आपको पता, नौजवान ही आजकल ज्यादातर ऐप जो है वो यूज करते हैं, और फिर एक सस्ती भी है उबर, और जो है वो उनका रुझान ज्यादा उबर की तरफ है। और क्योंकि ये क्लब्स वगैरह में आना जाना और उसके अलावा यूज करना, काफी फर्क पड़ा है टैक्सी पे।
اور تو اس کے علاوہ فرینکفرٹ میں انہوں نے بہت زیادہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی چلا دی ہیں ویکینڈ پہ بھی. پہلے اگر آدھا گھنٹہ فرق ہوتا تو اب 15-15 منٹ کے بعد. اچھا. یعنی ایک تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے, اوپر سے اوبر بھی آ گئی. ان سب کا براہ راست اثر جو ہے وہ ان پہ ٹیکسیوں پہ پڑا ہے. پھر یہ ایئر رولر بھی آ گئے یعنی جو اسکوٹر ٹائپ کے, ہوں. تو اس سے بھی کافی خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں جو ہے کافی فرق پڑا ہے اس سے ٹیکسی پہ. آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اور بھی یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ان کے لیے مشکل ہو سکتی؟ مشکل تو ظاہر ہوگی, لیکن انسان جو ہے وہ اپڈیٹ کر لیتا ہے. یعنی وہ جب آپ کو نیا نیا ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے, لیکن پھر چند دنوں یا ہفتوں کے بعد جب وہ آپ جو نئی چیز ہوتی ہے وہ بھی ایک روٹین میں آ جاتی ہے, کہ وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتی, لیکن فرق البتہ ضرور پڑتا ہے اور پڑا ہے. اچھا, یہ نئی گورنمنٹ آ رہی ہے جس طرح آپ نے کل باقاعدہ وہ حالات حاضرہ میں بتایا تھا جرمنی میں, تو اس سے کوئی غیر ملکیوں کو بھی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایسے وعدے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی نئے قوانین آئیں گے غیر ملکیوں کے لیے؟ ہاں جی, نئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ان کا جو 3 پارٹیاں ہیں ایس پی ڈی اور ایس پی ڈی کے چانسلر ہوں گے, یعنی اولف شولز جو ہیں وہ نئے بنڈس کانسلر یعنی جرمنی کے نئے چانسلر ہوں گے, اور ان کے ساتھ اتحادی پارٹیوں میں مخلوط حکومت بنے گی, ایف ٹی پی اور گرونے پارٹی. اور ایس پی ڈی اور گرونے جو ہے یہ تقریباً غیر ملکیوں کے کافی حق میں ہیں. تو ان کا 177 صفحات پہ مشتمل ایک اتحادی یعنی وہ طے ہوا ہے جو جس پہ یہ بات چیت کریں گے. ظاہر جب یہ حکومت سنبھالیں گے تو قانون سازی بعد میں ہوگی, لیکن جو پوائنٹ ہیں وہ انہوں نے کافی جو ہے وہ غیر ملکیوں کے حق میں ہیں, جس میں ہجرت اور قانون جو قیام ہے غیر ملکیوں کا جرمنی میں وہ کافی آسان بنا دیا جائے گا. اور آپ کہہ لیں کہ جرمنی جو ہے وہ تقریباً اپنے دروازے غیر ملکیوں کے لیے جو ہے وہ کھولنے جا رہا ہے, اور اس میں جو ان کے اتحادی فارمولہ اس میں پناہ, ہجرت اور جو انضمام میں پیراڈائم شفٹ اس کا ذکر ہے. یعنی نوجوان وہ جو 27 سال سے کم عمر کے ہیں اور جرمنی میں موجود ہے ان کو 3 سال کے بعد قیام کا حق دیا جائے گا. یہ ان کے یعنی اس اتحادی جو بات چیت ہے اس کے جو پوائنٹ اس میں شامل ہے. اور 1 جنوری 2022 تک جو جرمنی میں جسے آئے ہوئے 5 سال ہو چکے ہوں گے اس کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ مستقل قیام کی جو ہے وہ حق دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو کام پر پابندی ہے غیر ملکیوں کے آنے پہ 1 سال یا جو بھی ہے تو وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. اس کے علاوہ جو تربیت یافتہ غیر ملکی ہوں گے یا جو یہاں پر تربیت حاصل کریں گے ان کو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ مستقل یعنی unbefristet جو ہے وہ رہائشی اسٹیٹس دے دیا جائے گا, ویزا وغیرہ. اور اس کے علاوہ جو ڈیپوٹیشن کے جو حراستی مراکز ہیں جہاں پر رکھا جاتا ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے. یعنی یہ موجودہ حکومت کی تجاویز ہیں جو غیر ملکیوں کے براہ راست حق میں اور بہت زیادہ حق میں جاتی ہیں. تو اس پہ ان کی کافی آپس میں گفت و شنید ہوئی ہے, تقریباً یہ ایگری ہیں, لیکن یہ باقاعدہ بھی قانون نہیں بنا. قانون تو جب نئی گورنمنٹ آئے گی پھر وہ پیش کرے گی, اس پہ رائے شماری ہوگی, بحث ہوگا, کہ جب بنڈس رات سے پہلے تو قومی اسمبلی منظوری دے گی یعنی ان کا جو بنڈسٹاگ ہے, پھر بنڈس رات پھر صدر جب دستخط کر دیں گے تو قانون بن جائیں گے. لیکن عموماً جب تینوں پارٹیاں جو مخلوط حکومت میں اس پہ راضی ہیں تو پھر وہ قانون اس میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی. ان کے پاس اکثریت بھی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی بل پاس کروانا. ہاں جی. اچھا, یہ تو چلے بڑی اچھی خبر ہے, کیونکہ غیر ملکی ایسے بھی ہیں جو بڑی دیر سے یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی نہ ایسا موقع مل جائے کہ وہ مستقل یہاں رہیں. یہ بتائیے کوئی آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی سیاسی پناہ کے لوگ جس طرح پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ابھی تک بھی کوئی پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے, کوئی آپ کے علم میں ہو؟ جرمنی میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بہرحال ڈپورٹ ہو رہے ہیں, اور پاکستان بھی تقریباً مہینے 1 میں جو ہے وہ 2-3 جہاز پاکستان کے لیے جو ہے وہ چارٹر وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں, اور ڈیپوٹیشن جو ہے وہ جاری ہے یعنی جرمنی سے پاکستان کے لیے. میں سب کو چند اور ان کے نکات بیان کر دوں جو نئی حکومت کے مختصر. جی پلیز. پلان میں ان کے یہ کہ بچوں کے بنیادی حقوق بھی کافی یہ مضبوط کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو تعلیم ہوتی ہے جرمنی میں وہ ٹوٹل مکمل طور پر صوبائی پالیسی ہوتی ہے یعنی صوبے کا اختیار ہوتا ہے. تو اس میں بھی کوشش کریں کہ تعلیمی پالیسی میں بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھی کچھ کہنے کا جو ہے وہ یعنی اس کے متعلق جو پابندی ہے قوانین کچھ نرم کیے جائیں. اس کے علاوہ ایس پی ڈی یعنی اس کا فورشلاگ یا تجویز تھی
या है कि 12 यूरो फी घंटा जो है वो मजदूर की उजरत होनी चाहिए, इस पे भी तकरीबन ये एग्री हैं। और फिर इसके अलावा जो पेंशन है यानी रेंट है, उसको भी जो है वो अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा और स्टाबिल रखा जाएगा। और जो रेंटे की उम्र है यानी बाद 68 से बढ़ाते जाते थे, तो उसको भी जो है वो बरकरार रखा जाएगा और मजीद नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो माहौलियाती है उसमें जो सेंटीग्रेड 1.5 उसको भी कोशिश की जाएगी कि जो फ्रांस पेरिस मुआहिदा उसके मुताबिक जो है वो बरकरार रखा जाए और हासिल किया जाए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। तो लोग भी इस वक्त मेरा हाल इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द नई गवर्नमेंट आए और फिर ऐसे कवानीन आए जिनसे गैर मुल्की भी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें और फिर अभी कुछ पाकिस्तान की सूरत हाल पे भी अली साहब से बात करेंगे और भी बातें। कहीं जाना नहीं, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जुड़े रहे हमारे साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा अली साहब, पाकिस्तान में आजकल तो नहीं कह सकते मगर ड्रामे तो चलते ही रहते हैं, कभी कोई ऑडियो आ गई, कभी कोई वीडियो आ गई। तो आपके ख्याल में क्या वजह है, ये गवर्नमेंट का वक्त भी ज़ाया करते हैं, अदालतों का वक्त भी ज़ाया करते हैं, या बाकी हकीकत में कुछ चीज़ें इनके पास होती हैं? पाकिस्तान का मसला बहुत पेचीदा है। पाकिस्तान को असल में मार्ज़ वजूद में आने के फौरन बाद जो है वो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखा है और पाकिस्तानी सियासत या पार्लियामेंट कभी भी आज़ाद नहीं रही और हमेशा उसके मामला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही चलाती रही है। वो फिर कानून के मुताबिक हों या आइन के मुताबिक हों या आइन से बाहर, कानून से बाहर, उनको इससे कुछ भी गर्ज नहीं है। जो वो टारगेट रखते हैं उसको जायज़ या नाजायज़ तरीके से बहरहाल फिर वो मनवाते हैं। तो ये जो वीडियोस और ऑडियोज वगैरह आ रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी होंगी, ऐसा माजी में भी होता रहा है। और आप खुद सोचें कि क्यों कभी इनकी तहकीकात नहीं हुई, क्यों कभी इनको मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। क्योंकि वो जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तबका है या अदारा है यानी इस्टेब्लिशमेंट, उसी के हाथ इसके पीछे होते हैं। वो फिर कोशिश करता है कि उन लोगों को बचाया भी जाए जो उसके आलाकार बने थे, क्योंकि फिर जब ये चीजें वाजे हो जाएंगी तो उनकी वो ताकत खत्म हो जाएगी, उन पे हरफ आएगा। इसलिए वो खामोश तो बैठते हैं लेकिन वो पूरा इंतजाम करते हैं कि उनको बचाया भी जाए। और पहले वो ये ऑडियोस बनाते हैं, उनको पेश भी करते हैं जिसमें गैर इखलाकी हरबों का भी इस्तेमाल होता है और फिर उनको डरा धमका कर अपने चाहे वो अदालतें हों मनपसंद फैसले दिए जाते हैं। और फिर जाहिर है दूसरी तरफ जिनको जो इससे मुतासिर होते हैं वो भी हाथ पांव मारते हैं, उनके भी स्टेब्लिशमेंट लोग होते हैं, वो फिर उनको भी वो वीडियोस ऑडियोस देते हैं, खबरें देते हैं। तो इससे जो है ये कशीदगी का माहौल एक लंबा अरसे से चलता आ रहा है। अच्छा, आपके ख्याल में ये अवाम की खिदमत तो मुझे कोई नज़र नहीं आती, ये तो इनके अपने ही बड़े मसाइल हैं। आप क्या कहते हैं इसमें? अवाम की खिदमत इन्होंने क्या करनी, यानी इनको तो सिर्फ हुकूमत का शौक था। इमरान खान को तो खैर वैसे भी हुकूमत करनी नहीं आती, उनको तो उन्होंने ला के बिठा दिया जिसके पास ना कोई तजर्बा है। असल में स्टेब्लिशमेंट हुकूमत खुद करना चाह रही थी लेकिन वो अब दुनिया के हालात इजाजत नहीं देते कि एक मुल्क में गैर जमहूरी हुकूमत हो और ना ही आइन ये इजाजत देता है आपको फिर अदालतों से भी मसला होगा। उसका हल इन्होंने ये निकाला कि एक मसनूई हुकूमत बना दी जाए और एक ऐसे बंदे को जो हमारा एहसान, जिस पे हमारा एहसान भी हो और वो उसको समझता भी हो और वो खामोश रह के अपना बतौर शेरवानी पहन के वजीर आजम का किरदार अदा करे। असल में पीछे हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की हो। आप देखें जो भी गैर मुल्की नुमाइंदे आते हैं सब बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलते हैं, तो उससे आप हुकूमत की यानी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आप देखें पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं, कोई वजूद नहीं। जिस तरह इन्होंने बिल मंजूर करवाए चंद रोज कबल, 33 बिल चंद घंटों में, ना उस पर बहस हुई ना पार्लियामेंट के अंदर पेश हुए। मैं आपको बताऊं यहाँ पे टैक्सी का ये जो कानून बने हैं, बाज कानून साजी हुई, इस पे 6 साल मेहनत हुई है। 6 साल पार्टियों ने निचली सतह से कितनी लंबी गुफ्तो शनीद होती है। तो आप देखें ये तो पार्लियामेंट का यानी है वजूद ही नहीं है। वो फॉर्मेलिटीज के तौर पर वहां पे जो है वो बिल मंजूर करवा लिए गए। ये बड़े शर्मनाक सीन थे जो हमने देखे। अच्छा अली साहब, बिल मंजूर करवा लिया या बिल मंजूर नहीं हुआ, बिल मंजूर करवाने के बाद भी कुछ तब्दीली होती है, कोई वो कवानीन बनते हैं, कोई उन पे अमल भी नजर आता है वहां पे?
नॉर्मली ये चीजें होती हैं कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए की जाती है। पहले कैबिनेट में लाया जाता है, कैबिनेट कोई फोर्स ला यानी तजवीज देती है, फिर वो उस पर पहले कैबिनेट यस करती है, फिर वो पार्लियामेंट में आता है, फिर पार्लियामेंट में बहस होती है, वहां से मंजूर होता है, फिर इस तरह सेनेट में जाता है, फिर सदर मुमलिकत साइन करती है, तरीकाकार है। लेकिन क्योंकि इनके पास मेजोरिटी नहीं, बहस ये करवाना नहीं चाहते, हर चीज में ये छुपन छुपाई खेलते हैं, यानी छुप के ही जो है वो फिर ये लाते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं, यानी सदर मुमलिकत ऑर्डिनेंस ला सकता है। फिर जब ऑर्डिनेंस होता है उसको आपने 3 माह के अंदर मंजूर करवाना होता है। उसमें फिर सादा अक्सरियत चाहिए होती है, यानी अगर ऐवान में जो है वो 200 मेंबरान मौजूद हैं और 101 जो है उसके हक में देते हैं तो वो सादा अक्सरियत से मंजूर हो जाता है। तो फिर इन्होंने ये एक नया फार्मूला ढूंढ लिया है जो सिर्फ इंतहाई मजबूरी में रखा गया था, यानी कानून आइन के अंदर एक सहूलत, तो उसको इन्होंने जो है वो रोजमर्रा में अपनाकर तो आइन और कानून की भी तौहीन कर रहे हैं और शॉर्टकट लगाकर जो है वो आप देखें सेनेट में जो इन्होंने मंजूर करवाया है उसमें वो जो जुमे का दिन था, अपोजिशन के अरकान जो है वो जैसे उनको कहा आप जुमा पढ़ने जाए, वो जुमा पढ़ने के लिए जब निकल गए हैं तो इन्होंने वो बिल पेश कर दिया और मंजूर करवा दिए, 4 बिल। अच्छा, आपके ख्याल अली साहब, ये 33 बिल आप जिस तरह कह रहे, लोग जो बैठे थे उनको पता था कि ये बिल हैं क्या? उन्होंने पढ़े होंगे? नहीं, इस पे क्यू लीग और काफी एमक्यूएम के भी तहफुजात थे और उनको फिर फोन कॉल्स गई हैं। वो फोन कॉल्स कहाँ से गई हैं, क्योंकि तब तक तो बहरहाल आईएसआई के डीजीआईएसआई तब तक बरकरार थे। 20 नवंबर को वो उन्होंने कोर कमांडर पेशावर, तो उन पार्टियों को फोन भी गए हैं, उनको तो खैर बिल्कुल इल्म नहीं था, लेकिन जो हुकूमती अरकान थे यानी पीटीआई के, उनको भी इल्म नहीं था और काफी इसका शिकवा भी करते रहे, हमें तो इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ ये कहा गया कि आपने बिल के हक में वोट देना, यस में वोट देना। तो ये थी इसकी सारी दास्तान, किसी के इल्म में कुछ भी नहीं था। बिल क्या है, इसकी वजाहत क्या है, इसकी तशरीह क्या है, कोई इससे जो है वो किसी को पता नहीं। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ 6 साल लगे एक बिल जो है मंजूर करवाने के लिए, जो टैक्सी के कवानीन थे उनको तब्दील करने के लिए, तो वहाँ बगैर किसी को पता ही नहीं। तो ये देख लें नाज़रीन, ये फ़र्क है यूरोप तरक्की याफ्ता ममालिक में और हमारे मुल्क में। अच्छा, कल से मेरा हाल पेट्रोल का फिर मसला बन गया पाकिस्तान में और लोग परेशान हैं। तो आपके ख्याल में ये जो पब्लिक है महंगाई की वजह से इमरान खान के लिए मुसीबत बन जाएगी आने वाले दिनों में? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, यानी आप देखें दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में, आटा चीनी बहुत ज्यादा महंगाई होगी। लेकिन ये महंगाई ज्यादा महसूस होती गरीब को, और गरीब की तो वहां पे कोई सुनता ही नहीं है। और असल में जो हुकूमत पे फर्क पड़ना है, वो हुकूमतों से इन चीजों पे एक आम फर्द पे तो जरूर असर पड़ता है, लेकिन हुकूमतों को असर पड़ता है कि आपकी स्टेब्लिशमेंट से कितनी जो है वो अलैक्स लैक है, कितनी आपकी उनसे जो है वो है। और इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि मियाँ साहब से कहीं ना कहीं कुछ डील हो जाए, ताकि उनको भी अंदाजा है कि हम एक गलत बंदे को ले आए हैं, मुल्क जो वो मुआशी लिहाज से तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है और हर तरफ से जो वो तनकीद हो रही है। लेकिन असल में इस्टेब्लिशमेंट एक तो अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती है कि माजी के उनके जो भी उनसे हुआ गलतियां वगैरह उस पर ज्यादा बाज़पुर्स ना की जाए, और दूसरा ये कि उनकी चंद ख्वाहिशात भी होती हैं, मियाँ साहब उसका भी लिहाज करें। तो अभी तक इनकी डील हो नहीं पा रही, और मियाँ साहब ये चाहते हैं कि जो आइन है उसके मुताबिक रियासत को चलाया जाए, और इस्टेब्लिशमेंट अपने लिए कुछ नरम गोशा चाहती है, कुछ इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहती है। तो फिलहाल ताकत का टकराव है, लेकिन गरीब की वहां पे पाकिस्तान में कोई भी नहीं सुनता। और जब तक इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत के पीछे रहेगी, या फिर पीटीआई के अंदर कोई दूसरा बंदा शाह महमूद कुरैशी या किसी दूसरे को लाना चाहेगी, वो वैसे ही चलेगा, क्योंकि ताकत फिलहाल पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के पास ही है। अच्छा, ये बांग्लादेश है, हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, वहाँ पे भी आपने देखा कि हालात मुख्तलिफ हैं। बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ, आज़ाद ही कह सकते हैं आप, पाकिस्तान से जब अलहदा हुआ तो बंगालियों ने तो यही कहा ना कि आज़ादी मिली हमें, मगर वो आगे निकल गया। इसकी वैसे मुख्तसर बताएंगे क्या वजह है? पाकिस्तान में असल में पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में एक तरीका वारदात है। एक तो हमने 70 साल इस्टेब्लिशमेंट को आजमाया, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट और मुल्ला का हमेशा गठजोड़ रहा है। ये जो सियासत पे नजर रखने वाला है, जब भी कोई खत्म नबूवत कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो, हमेशा मौलवियों को इस्तेमाल किया गया, फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है, क्योंकि अगर तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए, उनको सजाएं हो जाएं, तो फिर कल उनके इस्तेमाल के लिए कौन आएगा। आप ये देखें जितनी भी जिहादी तंजीमें माजी में बनाई जाती थी, जिनको फिर दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा ने बैन किया,
या फिर अब तहरीक लब्बैक ले लें, ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, किस तरह उन्होंने रियासत को चैलेंज किया और फिर किस आराम के साथ जो है वो फख्र के साथ जो है उनकी रिहाइयां हुई, उनके तमाम कारकुन रहा हुए। इसके ये यानी इसके लिए ताकत चाहिए, इसके पीछे वो जो रियासत के ऊपर भी हावी हो, और आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि उनके पीछे कौन है। और ये इसी तरह ये जो कार्ड खेले जाते हैं खत्म नबूवत अहमदियों के मुतालिक या मुख्तलिफ, इसके पीछे बहरहाल मुल्ला और इस्टेब्लिशमेंट गठजोड़ होता है। और बांग्लादेश का यह है कि उन्होंने रियासत को मुल्ला से जान छुड़वाई है, मुल्ला से भी और फौज से भी। वहां पे भी मार्शल लॉ रहा और अब फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। और अगर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को आप लें तो वो भी बहरहाल एक जमहूरी मुल्क है, आप उससे मुत्तफिक हो ना हो लेकिन एक जमहूरी मुल्क है। और वहां पे भी फौज का कोई रोल नहीं है और ना ही जो है वो मुल्ला का रोल है। और जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो आम पब्लिक में या शहरों में तो शरंगेजी जरूर करते हैं, लेकिन बराह रास्त हुकूमत, अदलिया या ऐसे मामलात पे जो रियासत के मामलात हैं और जो अदल और इंसाफ के मामलात हैं उस पे उनकी बराह रास्त गिरफ्त नहीं है। यानी उनको फिर भी काफी हद तक अलग रखा गया। ये जरूरी है कि रियासत कम अज कम आइन के मुताबिक चले, और ये जो गठजोड़ है इन मजहबी इंतहा पसंदों का पाकिस्तान में और इस्टेब्लिशमेंट, ये हमें नुकसान पहुंचा रही है। और आप देखें 70 साल उन्हीं के हाथ में हुकूमत रही है इनडायरेक्ट, कुछ तो 45 साल बराह रास्त फौज ने हुकूमत की है, बाकी इनडायरेक्ट उन्होंने की है। और अगर हमारा ये हाल है पाकिस्तान का तो मेरा ख्याल हमें सबसे पहले जो है वो उन्हीं से पूछना चाहिए जो ताकत के ऐवानों के जो है वो असल हुक्मरान रहे। साहब ये बताइए कि खत्म नबूवत, हर जगह पे खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म नबूवत, नकाह फार्म पे भी कल कुछ नई चीज़ें सामने आई कि खत्म नबूवत पर ईमान होना चाहिए। अब ये खत्म नबूवत का कब तक सहारा लेंगे ये मुल्ला पाकिस्तान में? ये तो नसूल बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए। आप देखें असल में पाकिस्तान की ताकत का ऐवान जो है यानी जो मेंबरान पार्लियामेंट वो सबसे ज्यादा पंजाब के पास है जी। और अब जो पंजाब का जो है वो मूड है वो थोड़ा सा मजहबी है, सिंध के लोग थोड़े लिबरल हैं और टाइप के हैं। अब पंजाब में जो इस पे सबसे ज्यादा वर्क कर रहे हैं वो चौधरी परवेज इलाही है, क्यू लीग। आप देखें वो स्पीकर असेंबली, पंजाब असेंबली के लिहाज से मुख्तलिफ इस तरह की वो चीजें शामिल कर रहे हैं जिससे वो कारकर्दगी तो उन्होंने दिखाई नहीं 4-5 साल, जो भी 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब वो मजहबी कार्ड हमेशा पाकिस्तान में खेला जाता है और पंजाब में खेला जाता है खसूसन। और अब परवेज इलाही और क्यू लीग वही कार्ड खेलने जा रहे हैं और खत्म यानी अपनी कारकर्दगी वो नहीं दिखा रहे, उनकी कारकर्दगी है ही नहीं। तो अब वो फिर ये खत्म नबूवत का सहारा लेकर और जो है वो अवाम को बेवकूफ बनाते हैं और अवाम इस नाम पे अपना वोट बेचती है और जो है वो इसका शिकार होती है और उनकी खामियों पे पर्दा पड़ जाता है। खत्म नबूवत का चश्मा लगाकर वो उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डालकर इस नाम पे जो है वो फिर वोट हासिल कर लेते हैं। तो वो अपनी खोई हुई जो साख है वो खत्म नबूवत कार्ड के जरिए जो है वो बहाल करने की कोशिश करे, खासतौर पर परवेज इलाही और क्यू लीग पंजाब के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और मेरे जहन में आई इस वक्त कि कभी इन लोगों को ख्याल नहीं आया कि यार हम ये गरीब आवाम पर रहम करें? तरस नहीं आया कभी आपके ख्याल में ये जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने मुल्क को जिस तरह अपने कब्जे में लिया हुआ है और अपने कवानीन हैं इनके, अपनी ज़िंदगी है मज़े की, अभी आप खुद देखें जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, बड़े बड़े उनके पास घर हैं, महल हैं, और उनको कभी आपके ख्याल में ये नहीं ख्याल है कि गरीब की भी यहाँ कोई जिंदगी है, उसको भी जिंदा रहने का हक है? वाइफ साहब, बड़ा जालिम और बेरहम मुआशरा है हमारा, खुसूसन पाकिस्तान का। जो बात आपको की महसूस करने की, तो महसूस इंसान तब तक नहीं करता जब तक उसको खुद महसूस ना हो। इसका जवाब आपने खुद दे दिया कि वो बड़े लोग हैं, यानी सरमाया भी है, पैसा भी है, तो जाहिर उनके पास तो ना भूख होगी ना उनको एहसास होगा। वो बयाना जरूर देते हैं महंगाई के मुतालिक, लेकिन उनको दिल से एहसास नहीं है, ना वो एहसास कर सकते हैं। एहसास के लिए जरूरी है कि महसूस किया जाए, और जब उनकी जेब भरी होगी, उनका पेट भरा होगा, तो वो कैसे एहसास कर सकेंगे आपका? तो मेरा नहीं ख्याल ये उनके लिए जज्बाती लिहाज से, यानी जज्बात के हवाला से महसूस करना उनके लिए मुमकिन भी होगा। अदराक जरूर उनको होता है कि ठीक है प्राइस, जाहिर जो अगर
आटा कल 70 का था, आज 110 का हो गया, चीनी 55 की थी रुपए और आज 110 की हो गई, तो उनको अंदाजा तो जरूर होता है, लेकिन जो महसूस के लिहाज से कि अवाम को क्या तकलीफ है, कितनी मुश्किल में है, उनके दिहाड़ी या बचत भी इतनी नहीं जितनी महंगाई होगी, तो ये महसूस नहीं कर सकते। वो अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं सिर्फ महंगाई का नाम लेकर वोट लेने के लिए, और वो भी अपने फायदे के लिए। महंगाई जो अवाम के ऊपर यानी कयामत बनकर बरस रही है, उसका भी वो फायदा उठाते हैं कि महंगाई का नाम लेकर वो उनको बेवकूफ बनाकर फिर वोट ले लेंगे। अच्छा, जो मेरा ख्याल है, मैंने ये शुरू में भी प्रोग्राम किया था जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पे बंदे की खुराक के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, चावल, आटा, घी वगैरह, इनकी प्राइस बहुत कम कर दें ताकि हर आम बंदा ले सके ना। हाँ जी। क्योंकि गरीब ने कोई, ये तो उसकी ख्वाहिश नहीं होती कि मैंने रोज़ाना कोई अपना ऐसे खाने खाने हैं जिस तरह अमीरों की टेबल पे होते हैं। उसकी तो यही होती है ना कि घर में बस चूल्हा चलना चाहिए ना। तो इसमें भी इन लोगों ने गौर नहीं करते कि गरीब के लिए चलो कोई थोड़ी सी ये सहूलत दी जाए ना। देखिए, हमारे पास गंदम भी थी, चीनी भी वाफर मिकदार में थी। अब ये हुकूमतों का काम है, अब हम बाहर से हर चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। चीनी भी वहां से, गंदम भी बाहर से ला रहे हैं और मुख्तलिफ अशिया। अगर आप हुकूमत नजर रखे तो आप हुकूमतों की यही काम होता है कि वो नजर रखें। मसलन गन्ने की काश्त है तो वो आप वक्त पे शुगर मिलों को चलाएं और कोई गन्ना ब्लॉक ना कर सके। लोग गन्ना ब्लॉक कर देते हैं कि शायद जब शॉर्टेज होगी तो महंगा जाएगा। तो इन चीजों पे बुनियादी तौर पर नजर रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर चीज अपने अपने टाइम पर शुरू हो ताकि एक सर्कल चलता रहे। वो जब शुगर मिलें लेट चलेंगी, गन्ना लेट आएगी, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर जाहिर है वो किल्लत तो होगी। और आपके मुल्क में इतना गन्ना है, सिंध के अंदर इतनी शुगर मिले हैं, उसके बावजूद भी आपको बाहर से मंगवाना पड़ रही है चीनी, और फिर इतनी महंगी हो गई है कि आम इंसान की दस्तरस से बाहर है। तो इसमें मेरा ख्याल हुकूमत की बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। और प्लानिंग किस तरह हो, जब आप काबुल लोग जिस तरह ये आतिफ थे, अहमदी थे, उनको आपने निकाल दिया सिर्फ इस नाम पर, तो काबिल लोग आप लोगों ने जो है वो रखे नहीं, और आपके अंदर अहलियत और काबिलियत नहीं है। आप तो प्लानिंग भी नहीं कर सकते। इसकी अच्छी प्लानिंग होती तो ये जो किल्लतें हुई हुई हैं गन्ने, चीनी की या गंदम की या बाज और, तो ये कम या पेट्रोल वगैरह की कम से कम ना होती। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान में तो जिन लोगों की हुकूमत है उनकी ये शुगर मिल है, उनके पेट्रोल पंप है, उन्हीं का तो सब कुछ है, वो खुद ही तो ये सारा ड्रामा मेरे ख्याल में करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक होती स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी कि स्टेट ने जो मुल्क के रोजमर्रा के अमूर हैं, रियासत के अमूर हैं, हुकूमत की उनकी जिम्मेदारी है कि वो चलाएं। लेकिन जब आप खुसरो मुख्तियार हो गए या जहांगीर तरीन हो गए या नवाज शरीफ वगैरह या जरदारी इनकी भी मिले हैं, तो फिर ये असर अंदाज होते हैं। फिर ये अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं कि किस वक्त चीनी की क्या कीमत होगी, किस वक्त चीनी की बोरियां हमने ब्लॉक करनी है, किस वक्त हमें बेचनी है। ये जो इंटरेस्ट हैं इस पर नजर रखना, कंट्रोल रखना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आपके इत्तेहादी ये करते हैं तो फिर आप वो वोट की खातिर कि हुकूमत खत्म ना हो जाए, आप फिर बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। आप अपनी जानते हुए भी आंखें बंद रखते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आप रियासत से इंसाफ नहीं करते। फिर वो लोग तो खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं जरूर जाहिर होगा। वो फिर आपके सामने जाहिर हो रहा है कि इसकी किल्लत हो जाती है। और कौन मुतासिर होता है? गरीब, और उसकी पहुंच से दूर हो जाती है। अच्छा, फिर भी फायदे भी रहते हैं जो हुकूमत के साथ होते हैं, मुतासिर बेचारा गरीब ही होता है। अच्छा, आखिर पे एक सवाल है कि मैंने तो इस पर तबसरा किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला करने की कोशिश की जाए। आपके ख्याल में कोई 1-2 साल में ये इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं जो इनकी हालत है? मुबारक साहब, ये आप देखें दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होती। वोट होता है एक राजदारी का मामला। इवन अगर आप पोलिंग बूथ में भी जाएं तो वहां पे भी वो बॉक्स पोलिंग बूथ बने होते हैं जहां पे आपने सिर्फ अकेले जाकर वोट डालना होता है, ताकि वोट एक राय होती है। और ये राय स्टेट ये यकीनी बनाना चाहिए कि राय आपकी हो और उसमें किसी दूसरे की राय शामिल ना हो। अगर मैं घर में बैठे हुए वोट देता हूँ इंटरनेट पे या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, तो मेरे साथ बैठा हुआ कोई भी कह सकता कि भाई फलां को नहीं फलां को वोट दो। इससे उस पे भी हरफ आएगा और एक आजादाना राय नहीं आ सकेगी। दूसरा, आरटीएस सिस्टम जिस तरह बैठा, इसमें हेर फेर की बहुत गुंजाइश है।
اور تیسرا یہ جو الیکٹرانک ووٹ مشین لانا چاہ رہی اس میں زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے. آپ نے دیکھا نہیں وہ تحفظات تھے ایم کیو ایم کے کیو لیگ کے وہ ایک دن 2 گھنٹے میں ختم ہو گئے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی. اس کے ذریعے جو ڈیل ہو رہی نواز شریف کے ساتھ ان لوگوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے ان کو اپنی حیثیت کے اندر رکھنے میں، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو باہر کے ووٹ ہیں 90 لاکھ یعنی اوورسیز پاکستانیوں کے، وہ بڑا اہم کردار ادا کریں گے. اور اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کافی گنجائش ہو جائے گی ہیر پھیر کرنے کی، یا اونچ نیچ، یا کس کو اپنی مرضی کے کہاں چلانا ہے، کس طرح مضبوط پوزیشن میں آ جائے گی پارلیمنٹ کے لحاظ سے یا وہ کرنے کے لحاظ سے. جی علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ سے پھر بات چیت چلتی رہے گی. تھینک یو. انشاءاللہ. ناظرین، علی صاحب نے بڑا زبردست طریقے کے ساتھ بتایا، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ایک ایمانداری ہے جو ہماری قوم میں نہیں ہے. ووٹ الیکٹرانک طریقے سے دیے جائیں یا دوسرا جس طرح چل رہا ہے، جو ضروری چیز ہے کہ ووٹ کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امانت ہے. مگر ہمارے وہاں پہ جس طرح ہر چیز بکاؤ، اسی طرح یہ ووٹر بھی بکاؤ ہیں. تو جس طرح پولیس کی وردی بدلنے سے پولیس کی کرتوتیں نہیں بدلی، تو جو مرضی بدلتے رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے آج پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہیں نائن بروز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.